हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप बहुत बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का हमारा सब्जेक्ट है होम लोन लेना कितना फ़ायदेमंद, लेना चाहिए या नहीं। जाने सटीक और सही जानकारी। आज हम आपको बताएंगे होम लोन फ़ायदेमंद है या नहीं, और कब फ़ायदेमंद है कब नहीं, किस स्थिति में लेना चाहिए और किस स्थिति में लेने से बचना चाहिए, और होम लोन की पूरी प्रक्रिया बताएंगे। तो आप वीडियो पर बने रहें और ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनें और समझें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो आइए हम करते हैं शुरू। आमतौर पर दोस्तों आप घर, फ्लैट खरीदने, प्लाट या कंस्ट्रक्शंस या रिनोवेशन के लिए होम लोन लेते ही हैं। कई बार होम लोन मकान को बढ़ाने के लिए या रिपेयर करने के लिए भी लोग लेते हैं। यहाँ हम आपको होम लोन के बारे में सभी जानकारी देना चाहते हैं। होम लोन की प्रक्रिया क्या होती है। दोस्तों, होम लोन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले इस बात का आकलन करना चाहिए कि आपकी इनकम कितनी है और उस हिसाब से बैंक आपको कितना लोन दे सकता है। आपकी होम लोन लेने की क्षमता उससे यानी कि ईएमआई चुकाने की कैपेसिटी पर निर्भर करती है। ये आपकी मासिक इनकम, खर्च और परियोजनाओं यानी आपके अंदर और भी जो आपने लोन ले रखा उन पे, या परिजन की इनकम, आपके धर्मपत्नी की इनकम, आपके हस्बैंड की इनकम यदि आप महिला हैं, संपत्ति, देनदारी, आय की स्थिरता आदि मामलों पर भी डिपेंड करती है। और बैंक सबसे पहले ये देखते हैं कि आप समय पर होम लोन चुका पाएंगे या नहीं। हर महीने आपके हाथ में जितनी अधिक रकम आएगी, आपके होम लोन की राशि उतनी ही बढ़ती जाएगी। आमतौर पर कोई बैंक या कर्ज देने वाली कंपनी ये देखती है कि आप मासिक आमदनी का लगभग आधा हिस्सा यानी कि 50% होम लोन की किस्त के रूप में दे पाएंगे या नहीं। यानी कि यदि आपकी सैलरी 1 लाख रुपए महीने है और आपका पहले से कोई लोन नहीं है, कोई ईएमआई नहीं है, तो 50,000 रुपये तक महीने की किस्त तक जितना लोन बनेगा उतना ही आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने पहले से कोई लोन लिया हुआ है, उसकी किस्त 10,000 रुपये महीने है, तो यानी कि 40,000 रुपये तक की किस्त तक ही आप लोन प्राप्त कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कुल सैलरी का, महीने की सैलरी का 50% तक ही आप किस्त दे सकते हैं। उससे अधिक किस्त देने के लिए आपको लोन नहीं मिलेगा। उसमें चाहे एक लोन हो, चाहे 2 लोन हो, चाहे 4 लोन हो, चाहे कितने भी लोन हो। आइए आगे चलते हैं। होम लोन की अवधि और ब्याज दर पर भी लोन का जो अमाउंट है डिपेंड करता है। यदि आपने कम समय के लिए लोन लिया है तो आपका कुल रकम कम मिलेगा। अधिक समय के लिए क्या होता है, इंटरेस्ट रेट वही रहता है, ईएमआई घट जाती है तो आपका लोन की रकम वो ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा बैंक होम लोन के लिए उम्र की सीमा पर भी कुछ बातें लगाते हैं। अब आपकी उम्र 50 साल है तो आपको 10 साल के लिए ही होम लोन मिलेगा। कोई कोई बैंक 65 साल तक देता है तो आपको 15 साल के लिए मिलेगा, तो वहाँ आपकी रकम कम हो जाएगी। तो आइए आगे चलते हैं। किसी मकान या फ्लैट की कीमत का लगभग 10 से 20% तक डाउन पेमेंट आपको करना पड़ता है। यानी कि अगर कोई मकान 50 लाख का है तो कम से कम आपको 5 लाख से 10 लाख तक डाउन पेमेंट करना ही पड़ेगा। इसके बाद जो भी रकम होगा वो आपको होम लोन मिल सकता है। जो मैंने बताया आपकी सैलरी और पहले से चल रहे लोन इत्यादि पे और लोन के टर्म पे डिपेंड करता है। इसके बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू का 80 से 90% तक का लोन मिल जाता है, जिसमें रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफ़र और स्टाम्प ड्यूटी जैसे चार्ज भी शामिल हो सकते हैं। अगर कर्ज देने वाला संस्थान यानी कि बैंक आपको ज़्यादा रकम होम लोन के रूप में अप्रूव कर दे, तब भी ज़रूरी नहीं है कि आप सारी रकम लोन के रूप में ही प्राप्त कर लें। और दोस्तों, प्रॉपर्टी खरीदते वक्त आपको अधिक से अधिक डाउन पेमेंट करना चाहिए, जिससे फ़ायदा ये होता है लोन की रकम कम हो जाती है और उसकी ईएमआई कम हो जाती है, आपके ऊपर बोझा कम हो जाता है। घर में अमूमन आए दिन कोई न कोई खर्च जब बढ़ जाएंगे तो आपको उसका बोझा नहीं लगेगा, इसलिए डाउन पेमेंट ज़्यादा करना चाहिए। होम लोन पर कर्ज देने वाला बैंक लंबी अवधि से आपकी काफ़ी ब्याज वसूलता है, यानी कि हो सके आप कम से कम समय के लिए लोन लें। अधिक सबसे बेटर रहता है 15 साल के लिए, और सबसे अच्छा रहता है हर साल आप एक ईएमआई किस्त एक्स्ट्रा पेमेंट कर दें, तो 15 साल का लोन आप आसानी से 10 सालों में भर पाएंगे। क्या होम लोन लेने के लिए एप्लीकेंट ज़रूरी है? हाँ दोस्तों, अधिकतर केस में को एप्लीकेंट
ज़रूरी होता है। कोएप्लिकेंट आपकी धर्मपत्नी, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपका बेटा, आपकी बेटी भी हो सकते हैं यदि वो 18 साल से ऊपर है। अगर प्रॉपर्टी 2 लोगों के नाम से है तो उस मामले में होम लोन में भी दोनों का शामिल होना निहायत ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं तो आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति कोएप्लिकेंट हो सकता है। और दोस्तों, होम लोन के अप्रूव के लिए कौन से कागजात चाहिए, तो आइए जानते हैं। होम लोन के एप्लीकेशन फॉर्म में ही साथ लगाए जाने वाले डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट लगी होती है। इसके साथ आपको फ़ोटो लगाना होता है। घर खरीदने के कानूनी कागजात से लेकर के बैंक आपसे आइडेंटिटी और रेसिडेंशियल प्रूफ यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट ये सब ले लेता है। सैलरी स्लिप ले लेता है। फॉर्म 16 यदि आप नौकरी करते हैं और ITR भरते हैं तो उसका ITR तो भरते ही है, भरना ही पड़ेगा। 2 साल का वो ले लेता है। 2 साल का फॉर्म 16 ले लेता है। आयकर रिटर्न के साथ बैंक का पिछले 6 महीने का स्टेटमेंट ले लेता है। और होम लोन लेने वाले कुछ बैंक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, शेयर के कागजात और भी कोई फंड है, म्यूचुअल फंड है, सेविंग है, बैंक में है, पोस्ट ऑफिस में NSC वगैरह है, वो भी वो ले सकते हैं। इससे अच्छा रहता है, इससे आपका थोड़ा सा साख बढ़ जाता है। और होम लोन मंजूर होना और जारी होना क्या होता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, आपके द्वारा दिए गए कागजों के हिसाब से बैंक आपको लोन देने या नहीं देने का फैसला अपने विवेक पर करता है। आप बैंक को जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। होम लोन की रकम भी इसी पर डिपेंड करती है। और अगर बैंक ने आपका आवेदन स्वीकार कर लिया और उस हिसाब से होम लोन देने का फैसला भी कर लिया तो सेक्शन लेटर में होम लोन की रकम, समय अवधि और ब्याज दरों आदि के बारे में जानकारी होती है। इसमें भी लोन की शर्तों के बारे में जानकारी होती है। और दोस्तों, जब वास्तव में आपके हाथ में लोन की रकम आ जाती है तो इसे डिस्बर्समेंट कहते हैं। और यह दरअसल तकनीकी, कानूनी और वैल्यूएशन संबंधी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होता है, यानी कि लोन आपके अकाउंट में आता है। सेक्शन लेटर के यानी कि सैंक्शन लेटर के जो भी अमाउंट होता है आप उसमें कम लोन लेने का फैसला भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको 50 लाख लोन अप्रूव हुआ है, आप चाहें तो 45 भी ले सकते हैं, 48 भी ले सकते हैं, या 49 ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं। लोन पाते समय आपको अलॉटमेंट लेटर और टाइटल डीड की फ़ोटोकॉपी, सेल एग्रीमेंट और इनकम ब्रेंच सर्टिफिकेट भी देना होता है। आपके हाथ में जिस दिन लोन की रकम आती है उस दिन से उस पर ब्याज लगना शुरू हो जाता है। यानी कि महीने में 29 तारीख को आपने लोन लिया तो 29 से 31 तक महीना है तो 3 दिन का ब्याज आपको देना ही पड़ेगा। दोस्तों, होम लोन की रकम आपके हाथ में किस तरह से आती है, आइए जानते हैं। होम लोन एक मुश्त या किस्त में आपको दी जाती है। यदि आप मकान खुद बना रहे हैं तो किस्तों में मिलता है। यदि आप परचेस कर रहे हैं तो एक साथ मिलता है और वो जिससे आप परचेस करें उसके अकाउंट में जाता है। यदि आप घर बनाते हैं तो आपके अकाउंट में आता है। यहाँ पे बात बिल्कुल क्लियर हो गई। जिसमें अधिक से अधिक 3 किस्त हो सकती है। यदि आप घर बनाते हैं तो 3 किस्त मिलता है। एक बार मिलता है कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के मामले में लोन की रकम कंस्ट्रक्शन की प्रगति के हिसाब से दी जाती है। आप न्यू भरा तो आपको मिल गया, आपने दीवार उठाई मिल गया, आपने छत डाला तो मिल गया। इस प्रकार से 3 बार मिलता है। इस तरह की प्रॉपर्टी के मामले में आप कर्ज देने वाले बैंक से एग्रीमेंट भी कर सकते हैं, जहां कंस्ट्रक्शन के हिसाब से होम लोन की राशि बिल्डर को भी दी जाती है। कहीं कहीं जैसे बिल्डर कोई मकान बनाता है या फ्लैट बनाता है तो वहाँ भी आप होम लोन ले सकते हैं। वहाँ पे पैसा बिल्डर के अकाउंट में जाएगा। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के मामले में लोन की पूरी रकम एक साथ मिल जाएगी और जिससे आप परचेज करें उसके अकाउंट में जाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। जब आप स्वयं से घर बना रहे हैं, ज़मीन आपकी है, तब लोन के अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आएगा। आप सामने वाले से घर खरीद रहे हैं या आप फ्लैट खरीद रहे हैं तो उसके अकाउंट में पैसा जाएगा। यदि आप कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग हो रही है, आप बिल्डर से खरीद रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन यानी कि बिल्डर के अकाउंट में पैसा जाएगा। होम लोन पर ब्याज दरों के क्या क्या विकल्प हैं दोस्तों, आइए जानते हैं। होम लोन पर ब्याज दरें फिक्स या फ्लेक्सिबल भी हो सकती हैं। फिक्स में ब्याज दर पहले ही तय होती है और फ्लेक्सिबल में घट सकती है और बढ़ भी सकती है। और मार्जिनल कास्ट ऑफ फंड्स आधारित लेंडिंग रेट, इसे कहते हैं MCLR, क्या होता है दोस्तों। होम लोन पर ब्याज दरें तय करने के लिए ये बैंकों द्वारा ईजाद किया गया एक नया तरीका होता है। पहले बैंक बेस रेट पर आधारित तरीके से ब्याज दरें तय करते थे, अब सिर्फ
MCLR पर आधारित दर पर लोन दे रहे हैं। MCLR मोड में बैंक 1 दिन, 1 महीना, 3 महीने या 6 महीने या 1 साल या 3 साल के लिए MCLR रेट पर हर महीने तय करते हैं। इसके बाद इसमें बैंक स्प्रेड कंपोनेंट जोड़कर ब्याज दर तय कर लेते हैं। मतलब 1 साल के लिए किसी बैंक का MCLR रेट 8% है और उसका स्प्रेड 0.5% है, तो वास्तव में लोन पर ब्याज दर 8.5% होगा, राइट। और MCLR आधारित ब्याज दरों के मामले में बैंक 1 साल में इसे रीसेट भी करते रहते हैं, यानी आपकी ब्याज दर हर 6 महीने 1 साल में घटती बढ़ती रहती है। और आज तक बता दें, किसी की घटी नहीं है दोस्तों, बढ़ी ही है। और घटती ब्याज दरों में इस दौर में तिमाही, छमाही, रीसेट ऑप्शन भी बेहतर होते हैं, जिस पर आपका बैंक तैयार हो जाए। अगर ब्याज दरें बढ़ने लगती हैं तो इस मामले में आपको नुकसान भी हो सकता है। और कई दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने आज के 10 साल पहले अगर 40 लाख रुपए का लोन लिया था, तो 10 साल में उनकी किस्त जो है महीने की 30,000 आई है, और 25 साल के लिए उन्होंने लोन लिया है, तो 10 साल में मात्र उनका 4 लाख ही घटा है, माइनस हुआ है। आज भी उनका प्रिंसिपल अमाउंट 36 लाख रुपए ही बचा हुआ है। अगर वही वो RD अकाउंट में पैसे डाले होते 40,000 रुपये महीने, आज वो कितना पैसा हो गया होता। इसलिए कभी कभी लोन लेना नुकसानदायक भी होता है। यदि प्रॉपर्टी का रेट सही से नहीं बढ़ रहा है, आपने प्रॉपर्टी कहाँ लिया, उसका रेट ही 2 से 3% सालाना बढ़ रहा है, तो वहाँ होम लोन लेना नुकसानदायक होता है दोस्तों। और होम लोन में क्या कास्ट शामिल है, अब बता देते हैं। जब आप होम लोन लेते हैं तो सिर्फ लोन की किस्त नहीं चुकाते, बल्कि हर मामले में लागू नहीं होता। इसके लिए कई खर्च शामिल होते हैं, जैसे लोन अमाउंट का 1% तक प्रोसेसिंग चार्ज हो सकता है। कोई प्राइवेट बैंक 3% तक चार्ज लेते हैं दोस्तों। कई बार बैंक माफ़ भी कर देते हैं चार्ज, जैसे SBI वगैरह बैंक तो सही है, इसमें कम प्रोसेसिंग फीस लगता है। प्राइवेट बैंकों में ज़्यादा लगता है। ज़्यादा महंगी प्रॉपर्टी के मामले में 2 वैल्यूएशन भी करते हैं बैंक वाले। निचले वैल्यूएशन पर लोन सैंक्शन किया जाता है दोस्तों, और इसे कर्ज देने वाले बैंक टेक्निकल इवोल्यूशन की कहते हैं, यानी कि फीस भी लेते हैं इस पर। और कर्ज देने वाले बैंक लोन लेने वाले व्यक्ति के कागजात चेक करने के लिए दूसरी फर्म को नियुक्त भी करते हैं, उसका भी आपसे प्रोसेसिंग फीस चार्ज करते हैं। इस हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा पैसा पेमेंट करना पड़ता है। अगर आप 40 लाख रुपए लोन ले रहे हैं, फिर इस पर इंश्योरेंस वगैरह भी कवर करते हैं, आपको लगभग 45 लाख रुपए का लोन देंगे। अकाउंट में 40 आएगा, उस 5 लाख में इंश्योरेंस, प्रोसेसिंग फीस, दुनिया भर का चीज़ रहेगा। और छोटे छोटे चिट्ठी चिट्ठी भर के लिखे हुए चीज़ों पे आपसे साइन करा लेंगे, आप उसको ध्यान नहीं देंगे, तो वहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए। कई चीज़ें आप उन्हें मना कर सकते हैं, जहाँ पे यदि आप 40 लाख का लोन ले रहे हैं तो आप 40 लाख ही ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है एक्स्ट्रा वगैरह इंश्योरेंस कराने की। हाँ, प्रोसेसिंग फ़ीस है उनकी अलग अलग, वो आपको देना ही पड़ता है। होम लोन की मासिक किस्त क्या होती है दोस्तों? हर महीने आप बैंक को जो भी रकम चुकाते हैं उसमें ब्याज और मूलधन दोनों होता है। इसे ही मंथली इंस्टॉलमेंट या EMI कहते हैं। और होम लोन रीपे कैसे किया जाता है दोस्तों? बैंक को होम लोन चुकाने के कई तरीके हैं। लोन की बकाया रकम बैंक को इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम से भी आप चुका सकते हैं। आप अपने नियोक्ता से यह रकम वेतन से काट कर सीधे बैंक खाते में भी चुकाने के लिए कह सकते हैं। सैलरी अकाउंट से भी पोस्ट डेटेड चेक भी दे सकते हैं। और होम लोन की रकम में बदलाव भी आप कर सकते हैं। हर महीने आप जो किस्त चुकाते हैं उसमें ब्याज के साथ मूलधन भी होता है। जैसे अगर आपकी किस्त 40,000 रुपये है तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट वो 5,000 हो सकता है, और लोन यानी कि इंटरेस्ट 35,000 हो सकता है। तो प्रिंसिपल शुरुआत में बहुत कम होता है दोस्तों, और ये मूलधन आपके वास्तविक मूलधन से घटा दिया जाता है। वास्तव में हर महीने आपके ब्याज की रकम कम होती जाती है और मूलधन की रकम बढ़ती जाती है, यानी कि जो EMI होती है उसमें मूलधन बढ़ता जाता है, ब्याज घटता जाता है। अधिकतर बैंक मंथली रिड्यूसिंग बैलेंस आधारित अप्रोच भी अपनाते हैं दोस्तों। समय से पहले आप होम लोन को बंद भी कर सकते हैं दोस्तों। आइए जानते हैं कैसे। आपने जिस अवधि के लिए होम लोन लिया है उससे पहले भी इसे बंद कर सकते हैं। अगर आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में हैं तो इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता, जबकि फिक्स रेट में बैंक इससे चार्ज ले सकता है। तो याद कर लेना, फिक्स रेट मत लीजिएगा,
उससे आपको अगर कभी पहले लोन भरना चाहेंगे आपको चार्ज देना पड़ेगा, जो नुकसानदायक हो सकता है। और होम लोन का पार्ट प्री पेमेंट भी कर सकते हैं। नियमित किस्त के अलावा जब आप कोई रकम होम लोन अकाउंट में जमा करते हैं तो ये पार्शियल पेमेंट होता है दोस्तों। ये आपके मूलधन की रकम को घटा देता है, जिससे आपकी किस्त की रकम में ब्याज का कंपोनेंट कम हो जाता है। यानी कि जैसे आपकी किस्त 1 महीने की 40,000 रुपये है, 1 साल की किस्त आप भरेंगे, हर महीने 40-40 हज़ार रुपये भरेंगे। लेकिन जब साल में आप किसी भी महीने 10, 20, 50 हज़ार, 1 लाख एक्स्ट्रा भर देते हैं, आपका टोटल अमाउंट जो लोन का होगा उसमें से प्रिंसिपल घट जाएगा। तो अगले महीने की किस्त तो आपकी 40,000 रहेगी, 40,000 में जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था वो बढ़ जाएगा, यानी कि लोन का टर्म आपका घट जाएगा। इसलिए हर साल एक किस्त एक्स्ट्रा भर देनी चाहिए। इससे आपके लोन की अवधि घट जाएगी और वास्तव में ब्याज के रूप में चुकाई जाने वाली रकम भी बच जाएगी। क्योंकि आप 40 साल के लिए यानी 40 लाख रुपए लिए हैं 30 साल के लिए, तो हो सकता है आप लोन 5 साल पहले ही ख़त्म हो जाए, तो 5 साल का आपका किस्त बच जाता है। ये सब फ़ायदा होता है। और क्या होता है, क्या हर साल चुकाए गए किस्त के लिए बैंक दस्तावेज जारी करते हैं? हाँ, हर साल बैंक आपको इस तरह का डॉक्यूमेंट भी भेजते हैं, ईमेल करते हैं। आप चाहें उनकी साइट पर जाकर भी लॉगिन करके आप डॉक्यूमेंट लोड कर सकते हैं, उसे प्रिंट आउट ले सकते हैं। इस स्टेटमेंट से आपको होम लोन के बारे में जानने में मदद मिलती है। बहुत से बैंक इसे ऑनलाइन डाउनलोड करने की सुविधा भी प्रदान कर रहे हैं दोस्तों। और होम लोन के लिए इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों के मन में रहता है। आइए बताते हैं, ये बेहतर है। आप इस होम लोन के जोखिम को कवर कर रहे हैं। जैसे आपने 40 लाख का लोन लिया है होम लोन, यदि आपको कुछ हो जाता है तो आपके बच्चों को होम लोन नहीं भरना पड़ेगा। यदि आपको कुछ हो जाता है, नौकरी को कुछ हो जाता है, तो 40 लाख आप कहाँ से भरेंगे? इसलिए होम लोन पे इंश्योरेंस लेना चाहिए। यदि आपके पास पहले से कोई इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस वगैरह है, और उस टर्म इंश्योरेंस से होम लोन की रकम भर सकती है आपके न रहने पे, तो कोई ज़रूरी नहीं, आप ना भी ले सकते हैं। किसी वजह से आपके नहीं रहने की हालत में आपके परिवार के लिए बहुत राहत हो सकता है। आप इसके लिए एक प्योर टर्म प्लान भी ले सकते हैं। SBI इंश्योरेंस है, बहुत सारा इंश्योरेंस है, कोई अच्छी कंपनी का इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस यानी कि आप LIC ऑफ इंडिया से भी ले सकते हैं, टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस किस्त बहुत कम आती है दोस्तों। तो ये रहा होम लोन लेना कितना फ़ायदेमंद है, कितना नहीं फ़ायदेमंद है। आप ही बताएं कमेंट करके आपको कैसा लगा। क्या वास्तव में जो मैंने सारी जानकारी दी है आप इससे सहमत हैं या सहमत हो? कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और आप ये भी बताएं कि आपको होम लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बढ़ती महंगाई, मैंने बताया यदि आपके एरिए में जहाँ आपने मकान ख़रीदा है 5% से कम रेट बढ़ रहा है मकान का हर साल, तो वहाँ होम लोन नहीं लेना चाहिए, वहाँ रेंट पर रहने में फ़ायदा है। यदि आपके एरिए में 10% से अधिक रेट बढ़ रहा है हर साल ज़मीन का, प्रॉपर्टी का, तो वहाँ होम लोन लेना बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन यदि आपकी रेगुलर इनकम है तो भी आप होम लोन लीजिए, अन्यथा होम लोन मत लीजिए। रेंट में रहिए, पैसे इन्वेस्ट करिए, उस पैसे से बाद में आप परचेज करिए। ये वीडियो आपको बेहतर लगा होगा, अच्छा लगा होगा और नॉलेजेबल लगा होगा। यदि आपको नॉलेजेबल लगा है तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।